Hello everyone, this is Saloni. Welcome again in our biology classes. Last class में बेटा हमने प्लांट रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा न्यू चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या ह्यूमंस आप उसे बोल सकते हो। तो बेसिकली अब हम जानेंगे कि ह्यूमंस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे क्रिएट करता है, क्या प्रोसेस होती है, गैमेट्स कौन कौन से होते हैं, गैमेट्स का पाथवे क्या होता है, पूरी प्रोसेसिंग को जानेंगे हम डिटेलिंग में। सो वेलकम अगेन। चलो अब ये जो पूरा चैप्टर है बेटा आपके इसके अंदर जनरली की इंट्रोडक्शंस कुछ इस तरह से रहने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को अलग अलग इवेंट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये इवेंट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो है इवेंट बेटा प्राइमरी इवेंट, पहला इवेंट यहाँ पे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये विविपेरस होते हैं। ये टर्म्स बेटा आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखी हैं, हम 12th स्टैंडर्ड वाली बातें करेंगे कि विविपेरस का मतलब होता है डायरेक्ट एक ऑर्गेनिज्म जो है एक न्यू वंस को क्रिएट करता है। ऐसे नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म लार्वा बना रहा है फिर जाके हम इंसान बन रहे हैं, या पहले हम अंडे में आ रहे हैं फिर बाहर आ रहे हैं जैसे मुर्गी वगैरह करती है। हमें ऐसा कुछ नहीं है, हम डायरेक्टली एक न्यू वंस को जनरेट करते हैं जो हूबहू हमारे जैसा होता है, बस साइड में थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा गैमेटोजेनेसिस पहली प्रोसेस आपकी क्या है, गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड आपका कहीं पे भी आता है रट लो, दिमाग में बिठा लो। जेनेसिस का मतलब होता है बेटा आपका फॉर्मेशन। क्या मतलब होता है जेनेसिस का, फॉर्मेशन। आगे क्या लिखा है, गैमेटो, तो इस गैमेटो को पकड़ लो, मतलब क्या हो जाएगा इसका, जेनेसिस का मतलब अभी बताया फॉर्मेशन, गैमेटो मतलब गैमीट्स, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। अब बेसिकली ओवरऑल ह्यूमन के अंदर गैमीट्स कौन कौन से होते हैं, तो सीधी सी बात है बेटा ह्यूमन के अंदर दो तरह के गैमीट्स आपको देखने को मिलते हैं। स्पर्म जो कि मेल में प्रेजेंट होता है, ओवा या जिसे हम एग बोलते हैं, ठीक है, एग। तो स्पर्म और एग ये दोनों ही जो है गैमीट्स कहलाते हैं। जब इन दोनों का फॉर्मेशन होता है तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। अब बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है ये ओवा है, और ये जो आपको ऐसे कीड़े जैसे नजर आ रहे होंगे ये स्पर्म होता है। यही स्पर्म आगे जाके फ्यूज करता है ओवा के साथ में, दोनों मिक्स्ड होते हैं, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट और आगे जाके बेबी। तो ये प्रोसेस कैसे होती है हम डिटेलिंग में समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटा गैमीट का फॉर्मेशन हो गया गैमीट का फॉर्मेशन। उसके बाद में यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, स्पर्म होगा मेल में, ओवा होगी फीमेल में। इंसेमिनेशन, अब जब दोनों बन गए हैं, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, प्लांट पढ़ा था, तो पॉलिनेशन आपने पढ़ा था, मेल का फीमेल तक पहुंचना आपने बोला पॉलिनेशन। उसी तरह जब हम इंसानों की बात करते हैं बेटा तो मेल का फीमेल तक पहुंचना क्या कहलाता है, यहाँ पे मेल का फीमेल तक पहुंचना इंसेमिनेशन कहलाता है। उसके बाद में आपने देखा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा, फ्यूजन होना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जब फ्यूज हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में आता है बेटा इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में और भी अलग अलग प्रोसेसेस होती है बेटा। इम्प्लांटेशन, अब जब गैमीट जो है वो यूट्रस में आके एक जगह पे रुक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन का मतलब आप एक जनरल वर्ड से समझ सकते हो, जैसे आप नया पौधा लगाते हो तो आप क्या बोलते हो, मम्मा आज हम प्लांटेशन करके आए। स्कूल में आओगे तो मैम आपको पता है हमने कल प्लांटेशन किया था, अपने स्टूडेंट्स को बोलते हो कि मैम हमने प्लांटेशन किया था। उसी की तरह यहाँ पे जिस तरह से नया बीज आके रोपित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे इम्प्लांट होने के बाद में वो वहां पे रह के ग्रोथ करेगा, तो उस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। क्या बोला जाता है बेटा, गेस्टेशन बोला जाता है। जब एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रोथ करता है, डिवाइड करता है। और गेस्टेशन के बाद बेटा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आप लिख लो, उसे बोलते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन 9 महीने तक वहां पे बच्चा मैच्योर होता है। मैच्योरेशन के बाद नेक्स्ट वाली टर्म होगी पार्चुएशन, और पार्चुएशन के बाद आता है बेटा
लैक्टेशन। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है मैम आप इतना हंस के क्यों पढ़ा रही हो? बेटा तो रो के पढ़ाऊं, क्या चाह रहे हो तुम? रो के पढ़ाऊं मैं? नहीं मैम रोज भी पढ़ाती हूँ लेकिन इस तरह से हंसती नहीं हो, आज थोड़ा ज्यादा हंस रही हो। क्योंकि बेटा जब मैं यहाँ पे पढ़ा रही थी तो मेरे यहाँ पे जो पीछे कैमरा वाले भैया और ये जो एडिटिंग वाले भैया रहते हैं ग्राफिक डिजाइनर, वो ऐसे मेरी ओवर एक्टिंग कर रहे थे पीछे खड़े होके कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई थी। अभी ठीक है, हंस हंस के नहीं पढ़ाना है, सड़ा मुंह रख के पढ़ाना है, पढ़ो चुपचाप। चलो, तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से एक प्लांटेशन होता है, वो ग्रो करता है, फाइनली बेबी बनता है, बाहर आता है, मिल्क प्रोडक्शन सेक्रेशन होता है, और ये सारी प्रोसेस को आपने एक ओवरव्यू में देखा। पूरे चैप्टर में आप क्या करोगे बेटा, इन्हीं सारी प्रोसेसेस को देखोगे। क्विक रिवाइज करो, आपने क्या देखा यहाँ पे? सबसे पहले प्राइमरी इवेंट। प्राइमरी इवेंट में बेटा आपने देखा सबसे पहले ह्यूमन के अंदर बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। विविपेरस अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं। पूरी प्रोसेसिंग में क्या होती है यहाँ पे? तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स के फॉर्मेशन होते हैं, उसके बाद में इंसेमिनेशन। जब गैमीट बन गया, मेल और फीमेल बन गए, तो मेल को फीमेल से मिलवाया जाता है, इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन के बाद में यहाँ पे होता है जब मेल फीमेल तक पहुंच गया तो ऑब्वियस सी बात है उसे फ्यूज करेगा, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब आपका जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट जाके इम्प्लांट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। और जैसे ही वो बच्चा वहां यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो गया, अब वो वहां रहते रहते ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा अपने आप को। तो डिवाइड करने की प्रोसेस क्या रहती है बेटा आपकी? गेस्टेशन। जैसे ही डिवाइड करता है, बड़ा होता है, 9 महीने तक वो अपनी मैच्योरेशन फेज में चलता है, तो 9 मंथ तक वो क्या करता है? मैच्योर होता है। मैच्योर होते ही वो बेबी को डिलीवर कर दिया जाता है, तो बेबी की डिलीवरी क्या कहलाती है? पार्चुएशन। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है फीमेल की बॉडी से, उसके थोड़े ही टाइम बाद में फीमेल जो है वो मिल्क सिक्रीट करती है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लैक्टेशन। क्या बोला जाता है बेटा? लैक्टेशन। चलो, उसके बाद में आप पढ़ोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पूरे ओवरव्यू को देखोगे कि मेल के पास में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के लिए क्या क्या होता है, कैसे वो डेवलप्ड होता है। आपने एडल्सन स्टेज में ये सब कुछ पढ़ रखा है बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो आप 8th 9th से पढ़ते आते हो। एडल्सन क्या होती है? टीनेज जो आपकी चल रही है, इस उम्र में आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अपोजिट अट्रैक्शंस होते हैं, लड़कियों को लड़के अच्छे लग रहे हैं, लड़कों को लड़कियां अच्छी लग रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? इट्स ऑल अबाउट योर हार्मोन्स, हमारे हार्मोन्स की वजह से होता है। अब बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो हार्मोन्स है, क्या इनका काम बस इतना ही है? नहीं, इनका और भी बहुत काम होता है। जैसे कि मैं पहले बहुत सारी क्लासेस में एक्सप्लेन भी करती आई हूँ कि आप लोगों को जब बचपने में होते हो तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है। अगर लड़कों को लड़की के कपड़े पहना दे पता ही नहीं चलता है लड़की है, और लड़कियां लड़के बन के घूमती रहती है। लेकिन एक एज के बाद में आप कितना ही चेंज ला दो, पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है। तो वो ऑल ऑफ सडन ऐसे क्या चेंजेस हुए अचानक से? तो उस टाइम पे बेटा जो आपके चेंजेस होते हैं उस स्टेज को बोलते हैं एडोलसेंस स्टेज, जिसे आप प्यूबर्टी स्टेज बोलते हो। आप में मैच्योरेशन होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट्स आती हैं, उसके बाद आपकी बॉडी से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर लड़का है तो उसके बियर्ड मुस्टेजेस आती हैं, हेयर ग्रोथ बढ़ जाती हैं, उनका जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, टेस्टिस पेनिस जो है वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और इन फीमेल्स की बात करें तो इनकी वॉइस जो है और ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, मेलोडियस, ऐसा लगता है आहा क्या बढ़िया आवाज है। वहीं पे लड़के बोलते हैं क्या हो रहा है। तो ये आवाज ऐसी क्यों हो जाती है? क्योंकि इनकी जो एडम सेपल, यहाँ पे नेक पे जो एडम सेपल होती है और बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वॉइस और ज्यादा हार्श हो जाती है एकदम करके। ठीक है, तो ये सब बेटा आप पढ़ते आए हो, हमें बस बेसिकली उसके हार्मोन्स लेवल पे चेंजेस देखना है, उसका रिप्रोडक्टिव इवेंट देखना है कि स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल कैसे होता है, हम वो सारी चीजें देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा यहाँ पे अगर आप देखो लोकेशन, लोकेशन मतलब कि वो कहाँ पाया जाता है, तो पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन बेटा लोअर पार्ट्स को बोला जाता है, जहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, बॉडी के बाहर इसकी टेस्टिस एंड
पेनिस प्रेजेंट होती है। टेस्टिस जो होती है बेटा वो पेयर्स में प्रेजेंट होती है और पेनिस एक इलोंगेटेड पार्ट होता है जो बॉडी के बाहर होता है। अब सोचने वाली बात है कि नेचर ने मेल्स को ये जो ऑर्गन है वो बॉडी के बाहर क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होना है डेफिनेटली, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो स्पर्म बेयर नहीं कर सकता है, और स्पर्म ने बोला कि अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो मुझे टेम्परेचर डाउन चाहिए। अब बॉडी के ऑर्गन से एक स्पर्म के लिए अपना टेम्परेचर डाउन नहीं करेंगे, तो नेचर ने क्या किया, जब डेवलपमेंट हो रही थी तो जो मेल्स हैं ह्यूमंस के, उनका जेनाइटल ऑर्गन ही बॉडी के बाहर कर दिया ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के कंपेयर में थोड़ा सा कम रहे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे -10 चल रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाता है, 35 हो जाएगा, 34, 36 इतना ही रहता है, कंपेरेटिव कम हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो बेटा प्राइमरी ऑर्गन कौन से होते हैं, तो प्राइमरी ऑर्गन यहाँ पे लिख रखा है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस जो है बेटा 2 पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, मतलब कि पेयर में प्रेजेंट है, एक ये रही और एक ये रही, इसीलिए इसे बोला है पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद में एसेसरी डक्ट्स भी होती हैं। एसेसरी डक्ट्स क्या होती हैं, रेड टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंशिया। मेल्स को भी नहीं पता होंगे कि उनके पास में ये चीजें प्रेजेंट हैं, पर आज के थोड़े टाइम बाद में आपको पता होंगे जैसे ही हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद में एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रस, काउपोर्स जिसे बोलते हैं, वो सब प्रेजेंट होती हैं। एक्सटर्नल जेनाइट एरिया क्या होता है, तो बेटा पेनिस होता है। पेनिस इलोंगेटेड पार्ट होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसका काम जो होता है वो इरेक्टाइल पोजीशन में होकर के इंसेमिनेट करना होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपके एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो बेटा ये डायग्राम को हम अच्छे से समझने के लिए पहले थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे। उस थ्योरी पोर्शन को समझने के लिए आपको इसका फ्लो देखना होगा, एक पाथवे देखना होगा। चलो यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा आराम से बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने बोला कि मेल के पास क्या प्रेजेंट होती है बेटा, टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ये बोला था हमने, और एक इलोंगेटेड पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को। इस टेस्टिस के ऊपर पिंकी कलर का एपिडिडाइमिस लगा रखा है, ये भी दिख रहा है, यस मैम, ये क्या है, एपिडिडाइमिस। अब बेसिकली स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो कहां से हो रहा है, स्पर्म मैं व्हाइट कलर से बनाऊंगी, याद रखना। तो स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो इस जगह पे होता है, यहाँ पे कैसे होगा वो नेक्स्ट वाले डायग्राम से समझेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि स्पर्म कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। अब ये टेस्टिस में जब बन गए तो ये कहाँ जाएंगे बेटा, यहाँ से जाते हैं एपिडिडाइमिस नाम की, ये जो पिंकी पिंकी सी ग्लैंड जो टेस्टिस के ऊपर ऐसे चढ़ी हुई है उस पे। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो यहाँ से बेटा एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा वासा एफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। उसके बाद ये स्पर्म जो है वो कहाँ आ जाते हैं, ये आ जाएंगी इस एपिडिडाइमिस, क्योंकि अब स्पर्म ने यहाँ एंट्री कर ली तो यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, वासा डिफरेंशिया। अब ये स्पर्म यहाँ आते 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 अब यहाँ पे क्या है, तो बेटा यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती है सेमिनियल वेसिकल। क्या प्रेजेंट होती है आपकी, सेमिनियल वेसिकल। और पीछे की तरफ में क्या प्रेजेंट होता है आपका, यूरिथ्रा, यहाँ पे ब्लैडर होता है मेल का। ब्लैडर में क्या होगा, तो यूरिन जो है वो फॉर्म होके स्टोर होता है, फॉर्म कहाँ होगा, किडनी में, और ब्लैडर में क्या होगा, स्टोरेज होगा। तो यहाँ पे उनका नाइट्रोजनस वेस्ट स्टोर होता है। उसके बाद में सेमिनियल वेसिकल के बाद एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कॉमन डक्ट होती है, इसे बोला जाता है बेटा आपकी इजेक्यूलेटरी डक्ट। इस इजेक्यूलेटरी डक्ट के बाद में आता है आपका इस तरह से एक कॉमन डक्ट, ठीक है, जो आगे जाके पेनिस में इवॉल्व हो जाती है। डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा और मैंने भी बना के दिखा दिया। अब बेसिकली इसको समझने की कोशिश करो कि ये है क्या। तो सबसे पहले बेटा इसको देखो,
सबसे पहले आपको एक टेस्टिस दिख रही है, यस मैम दिख रही है। अब इस टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, उस टेस्टिस में होने के बाद में ये यहाँ पे इस तरह से पिंकी पिंकी जो लगी हुई है, इसे बोला जाता है एपिडिडाइमिस। तो टेस्टिस से कहाँ जाता है, एपिडिडाइमिस में जाता है। उसके बाद ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे हैं, इसे बोला जाता है बेटा वासा डिफरेंशिया। अब स्पर्म कहाँ एंटर होता है, वासा डिफरेंशिया में। फिर ये साइड में आपको ये दिख रही है, इसको बोलते हैं सेमिनियल वेसाइकल। इस जगह पे टेम्परेरी स्टोर करके रखा जाता है, और बाद में ये जो कॉमन डक्ट आपको नजर आ रही है, इसे बोलते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट। अब इसे कॉमन डक्ट क्यों बोला है, मेल के पास बेटा सिर्फ दो ही पोर्शंस होते हैं जिससे मटेरियल्स बाहर निकले। एक होता है एनस, जिससे सॉलिड वेस्ट जो डाइजेशन में वो बाहर निकलता है, और दूसरा होता है पेनिस। इनका यूरिन भी यहीं से सिक्रीट होता है और सीमन भी यहीं से सिक्रीट होता है। इनके पास फीमेल्स की तरह तीन अलग अलग पोर्शन नहीं होते हैं। फीमेल्स में क्या होते हैं वो इसके बाद देखेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं मेल्स की। तो उसके बाद में बेटा आपका ये इजैक्युलेटरी वाला, इसको कॉमन इसलिए बोला है क्योंकि ब्लैडर से यूरिन भी यहीं पे आएगा, और सेमिनियल वेसाइकल से जो स्पर्म है वो भी यहीं पे आता है। यहाँ आके दोनों कॉमन हो जाते हैं। दिमाग में ये मत सोचना कि दोनों एक ही जगह से निकल रहे हैं तो एक ही जगह बनते होंगे, ऐसा नहीं है। दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन एंड में आके मंजिल मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि बाहर निकलना इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो उनको मिलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इजैक्युलेटरी डक्ट, और उसके बाद में आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से ये जो इलोंगेटेड पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये है पेनिस, और इसकी मदद से बॉडी से बाहर, ठीक है। तो बेसिकली आपने एक ओवरऑल समरी समझा, और ये समरी जो बेटा है इसका फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाली क्लासेस में इसको लिखवाऊंगी मैं, अभी बस आप समझो। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बेटा, सबसे पहले बेसिकली इसका एक स्ट्रक्चर देखा, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी का है। यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह से ये टेस्टिस है, उसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद वासा डिफरेंशिया, सेमिनियल वेसाइकल, सेमिनियल वेसाइकल के बाद इजैक्युलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा की मदद से बॉडी से बाहर। तो ये होता है जनरल स्पर्म का फॉर्म। मतलब सोचो बेचारा एक छोटा सा स्पर्म जो दिखता भी नहीं है, वो इस दुनिया में एग्जिस्टेंस के लिए कितना ज्यादा सफर करता है। पहले तो खुद की बॉडी में ही करता है, उसके बाद एक रेस लगती है फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद, उसे क्रॉस करता है, और उसमें भी अगर जीत गया तो बेबी बनेगा, वरना कोई और बाजी ले गया तो उसका जेनेटिक कंपोजिशन जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद में बेटा अब ये टेस्टिस क्या है, अगर हम इसको देखें तो टेस्टिस जो है बेटा ये बॉडी के बाहर सिचुएटेड होती है, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होती है। ये टेस्टिस ऐसे ही नहीं हवा में लटक रही है, एक स्पेसिफिक पाउच बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये कैसे प्रेजेंट होती है, इसके अंदर, बाहर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। और ये बाहर जो स्ट्रक्चर है पाउच थैले जैसा जो इसको रोक के रखा है, उसको बोला जाता है बेटा स्क्रोटम। क्या बोला जाता है, स्क्रोटम। एक नंबर में पूछ लिया जाता है, इवन नीट के एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द स्क्रोटम, व्हाट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ टेस्टिस इज नोन एज, तो आपको क्या लिखना है, स्क्रोटम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में स्क्रोटम का फंक्शन क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्क्रोटम ही है जो टेम्परेचर को 2 to 2.5 डिग्री डाउन कर देती है। अभी इससे पहले मैंने जस्ट बताया था कि अगर स्पर्म का प्रोडक्शन चाहिए तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन चाहिए, और डाउन होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा बेटा, कि जो स्क्रोटम है वो बाहर इवॉल्व हुई होगी। उसका काम यही है कि बॉडी से बाहर आती है ताकि एटमॉस्फेयर के कंपेयर में और बॉडी के कंपेयर में उसका टेम्परेचर जो है वो 2 से 2.5 जो है वो कम हो जाए। उसके बाद में बॉडी का टेम्परेचर कम करती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये हम देखेंगे, पूरी प्रोसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेनेसिस का मतलब अभी बताया था फॉर्मेशन, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन आर नोन एज अ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसका काम क्या है स्क्रोटम का। एक तो आउटर लेयर, ये अगर मैंने टेस्टिस बनाई तो इसके बाहर ये जो रेड रेड सी कवरिंग आपको दिख रही है, ये आउटर लेयर क्या कहलाती है बेटा, स्क्रोटम। ये आउटर लेयर क्या कहलाती है, स्क्रोटम। चलो अब ये काम क्या करती है, तो बॉडी का टेम्परेचर जनरली 2 से 2.5 डिग्री कम कर देती है। इंटरनल स्ट्रक्चर पे आए तो ईच टेस्टिस के पास में 250 कंपोनेंट्स होते हैं जिसे टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। अब टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे जो लोब्स होते हैं वो बेटा वो कितने होते हैं, 250।
देख रहे हो, इसीलिए मेल के पास कैपेसिटी होती है कि एक ही बार में मिलियंस ऑफ जो स्पर्म है उसका रिलीज कर सकता है, और फीमेल की बॉडी से हर महीने एक एग रिलीज होता है। आप सोचो कि दिन के मिलियंस निकाल सकते हैं और महीने का एक, कितना ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि कंपोनेंट्स देखो 250 तो लोब्स है, इसके अंदर ट्यूब्यूल्स कितनी सारी होंगी, फॉर्मेशन कितना सारा होगा। चलो उसके बाद आती है आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईच लोब के अंदर कितनी होती है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती है, और इसी ट्यूब्यूल, यही वो जगह है जहां पे स्पर्म बनता है। स्पर्म को बनाने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, टेस्टिस, आपने पढ़ लिया, टेस्टिस लेता है। टेस्टिस के अंदर भी लोब होता है, लोब के अंदर भी ट्यूब्यूल होती है बेटा, उसका काम होता है स्पर्म को बनाना। ठीक है, कैसे बनाती है वो हम देखेंगे। उसके बाद में माइक्रोस्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखें हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, तो वो कैसी नजर आती हैं। तो चलो इसको ड्रॉ करके समझते हैं। सबसे पहले बेटा ये आपकी टेस्टिस है और ये आपकी एपिडिडाइमिस है। अब अभी हमने बोला कि टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, बोला था यही बात। अब बेटा ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे आपको नजर भी आ रही होगी, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। यहाँ पे हम स्पर्म को येलो कलर से लेंगे। अब हर ट्यूब्यूल में क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि दिन भर जो स्पर्म रिलीज होता रहेगा, उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। तो इस जगह को क्या बोला जाता है बेटा, ये जो सेंटर में ये सब ट्यूब्यूल एक जगह पे जुड़ी हुई होती है, इसे बोलते हैं रेटेटेस्टिस। क्या बोला जाता है बेटा इसको, रेटेटेस्टिस। उसके बाद अब रेटेटेस्टिस हो गई, फिर यहाँ पे सारे स्पर्म है और इन स्पर्म को एपिडिडाइमिस, दोनों के बीच में कितनी दूरी है, तो यहाँ से स्पर्म यहाँ कैसे पहुंचेगा, तो यहाँ पे बेटा प्रेजेंट होता है आपका इस तरह से, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है बेटा, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। मैम अभी तो आपने डिफरेंशिया बोला था, वासा डिफरेंशिया बेटा एपिडिडाइमिस से रिलीज होती है। ठीक है, यहां से जो इस तरह से लंबी सी जा रही थी वो थी आपकी वासा डिफरेंशिया, ये है आपकी वासा डिफरेंशिया। ठीक है, अब मेल का फॉर्मेशन समझो स्पर्म का कैसे कैसे किया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बना, स्पर्म बना। अब ये स्पर्म्स को कहाँ डंप कर दिया, रेटेटेस्टिस में डंप कर दिया। रेटेटेस्टिस से अब ये बेचारा यहाँ तक कैसे जाएगा, इसको तो जाना है एपिडिडाइमिस में, क्योंकि वासा डिफरेंशिया तो यहीं पे है, तो इसके लिए ये मदद लेता है वासा डिफरेंशिया की, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में जाता है, इसीलिए इसको डक्ट बोलते हैं। यहाँ से होता हुआ ये कहाँ फेंक दिया जाता है, एपिडिडाइमिस में पहुंच जाता है। अब एपिडिडाइमिस में आ गया तो यहाँ से बेटा ये इसकी मदद से चला जाता है, क्या हो गया ये, अब यहाँ से ये बेटा आगे जाता रहता है और इस तरह से फाइनली इसकी सेमिनियल वेसिकल में पहुंचा दिया जाएगा, और ये फ्लो जो है उसके एंड प्रोडक्शन पर पहुंचा दिया जाता है। तो फ्लो चार्ट में आपने इसको कैसे समझा, देखो इधर फ्लो चार्ट में लिखोगे आप, सबसे पहले आपका जो स्पर्म था वो कहाँ गया, कहाँ बना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ये कहाँ गया बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ये जाता है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद ये कहाँ गया बेटा, तो ये गया वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया के बाद ये जाता है कहाँ पे, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद ये कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस के बाद ये जाता है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया के बाद ये कहाँ जाएगा,
सेमिनियल वेसाइकल, और सेमिनियल वेसाइकल के बाद इजेक्युलेटरी डक्ट, और इजेक्युलेटरी डक्ट के बाद ये कहाँ जाता है, यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा की मदद से बॉडी से आउट। तो इस तरह से इतना लंबा सफर करता है एक मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म। सोच सकते हो जो बेचारा दिखता भी नहीं है, नन्ही सी जान, वो इतना लंबा सफर तय करता हुआ तो बाहर आता है। इसीलिए इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा बर्न होती है, एटीपी बहुत ज्यादा बर्न होती है। सीमेंस रिलीज होना इट्स नॉट अ इजी वे, ठीक है। चलो, तो बेसिकली आपने यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में देखा। मेल जर्म सेल जो है बेटा वो स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। ये क्या करती है, मियोटिक डिवीजन करती है, और आगे जाके गोनिया है से ही क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा वो पूरी प्रोसेस हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। उसके बाद में सर्टोली सेल। सर्टोली सेल बेटा अब जो न्यूट्रिशन बना है, जो हमारा स्पर्म बना है, उसे खाना पीना